सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये होता है कि कपल को, कोई भी जो मैरिड कपल हो, उन्हें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि ओके वी विल नाउ बिकम अ पेरेंट। बच्चों के लिए उनके मदर और फादर आइडल है, राइट। वो हमें भगवान की ओर ही देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे हर एक प्रॉब्लम का निजात इनके पास है। राइट। मदर फिगर से लेता है नर्चरेंस, केयर, एम्पैथी, Right. तो वो सारी चीजें अगर एब्सेंट ही है पेरेंटिंग में, Yes. तो उसका बैकलॉग जब बच्चा अपना मेट सिलेक्शन करेगा Right. तब वो उसके लाइफ में होगा। राइट। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जिस देश में रहते हैं वहां पे पान वाले से लेके सीईओ तक सबको पॉलिटिक्स और क्रिकेट के बारे में कुछ डेफिनेटली लोगों का बोलना है, और लोगों को लोग ये मानने को ही तैयार नहीं कि उसके लिए अलग पढ़ाई करनी होती है। हर एक डिसीजन में जब मेरे आजू बाजू के मेरे कजिन्स, मेरे नेबर्स अच्छे अच्छे करियर में सक्सीड कर रहे थे, तो दादी बोल रही थी मेरा पोता तो यही बनेगा, मेरी पोती Right. तो यही बनेगी। तो शुरुआत कहीं से होती है, Right. ये बैक ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है। राइट। नमस्कार, मेरा नाम है प्रथमेश और मैं हूं फाउंडर द सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट का। पिछले 2 सालों से हम लाइफ में डिसीजंस कैसे लेते हैं, मैं उसकी पढ़ाई कर रहा हूं। फिर वो हमारे खुद के डिसीजंस हो, जैसे हमारा एजुकेशन, हमारा करियर, या कुछ टीम के डिसीजंस होते हैं जैसे बिजनेस, फैमिली, स्पोर्ट्स, इवेंट्स। कुछ डिसीजंस हम लोग सोसाइटी बनकर लेते हैं, कुछ डिसीजंस हम लोग एक देश बनकर लेते हैं, और कुछ डिसीजंस हम लोग सिविलाइजेशन के लिए लेते हैं। जब खुद के डिसीजंस की बात आती है तो उस पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, और सबसे पहले शायद हमारे घर से शुरुआत होती है, हमारे पेरेंट्स से शुरुआत होती है। हमारे पेरेंट्स हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, इस बात को मेरे को थोड़ा सा और डिटेल में जानना था। इसी बात पे थोड़ा सा बात करने के लिए मेरे साथ आज है अनुजा, हु इज को-फाउंडर ऑफ जिज्ञासा, शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और नेहा महाजन, हु इज द डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड शी इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो आज इन दोनों के साथ थोड़े से गप्पे मारेंगे। Yes. शुरुआत करने से पहले आई थिंक सबसे बचपन वाला जो पीरियड होता है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम लोग को कुछ पता नहीं होता है कि हम लोग क्या डिसीजन ले, कैसे डिसीजन ले, और मोस्टली पेरेंट्स ही हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ यू अनुजा, हाउ डज दिस वर्क? हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कैसे डिसीजन लेते हैं, वो कैसे हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? सो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये होता है कि कपल को, कोई भी जो मैरिड कपल हो, उन्हें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि ओके वी विल नाउ बिकम अ पेरेंट। राइट। सो दैट्स द प्राइमरी मोस्ट डिसीजन, बिकॉज उसमें बनना है कि नहीं, कौन कितनी जिम्मेदारियां लेगा, कब, आफ्टर like how many years of marriage that decision is taken. So that's the initial decision that a couple takes, that Yes. now we are ready to become parents. Yes. And we will become parents. Yes. It starts from there, and I think the primary, like initial decisions also happen during those 9 months of a woman when she's a pregnant woman. That time बच्चे ने क्या रीड करना चाहिए, मतलब माँ ने क्या रीड करना चाहिए ताकि बच्चे को वो पता चले, कौन सा म्यूजिक वो सुन रही है, वो सारे चीज़ों का इन्फ्लुएंस बच्चों के टेम्परामेंट बिल्डिंग पे होता है। राइट। हम बोलते हैं कि कई बच्चों के बारे में आधी चीज़ें पर्सनालिटी से आती है जो जेनेटिक्स के साथ में आती है, कुछ चीज़ें होती है जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं। राइट। सो जब बच्चा बॉर्न होता है उसके बाद भी छोटे छोटे डिसीजन, जैसे वो क्रेडल में रहेगा या माँ के साथ सोएगा, Right. उनका रूम अलग रहेगा या वो सभी के साथ सोएगा, राइट। वो क्या खाएगा, वो क्या पिएगा, वो पैसिफायर यूज करेगा क्या, Right. ये छोटे छोटे जो डिसीजंस है वो बच्चों के पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स लगाते हैं, जैसे ईटिंग हैबिट्स हो, Right. स्लीपिंग हैबिट्स हो। तो आई थिंक इनिशियल डिसीजन जो है वो बिल्कुल पेरेंट्स का जो ओपिनियन है, Right. उन्होंने जो रिसर्च किया है, उन्होंने लाइफ में जो खुद के बारे में एक्सपीरियंस किया है, वहाँ से बेबी के लाइफ के डिसीजन मेकिंग की शुरुआत होती है। राइट, ब्यूटीफुल। और आई थिंक यहाँ पे सोशल मैटर्स भी, सोशल या कल्चरल जो ट्रेंड्स होते हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं, राइट? सो आई थिंक कुछ लास्ट 2 हफ्ते की बात है, एमपी में कुछ केस हुआ था, उधर के किसी गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि हम लोग कंपलसरी करेंगे कि गर्भ संस्कार जिसको बोलते हैं हम लोग, Yes, उसमें हम लोग कुछ उसका स्पेसिफिक course, चीज़ें yeah. हम लोग कंपलसरी करेंगे। बट हाउ डू दीज सोशल ट्रेंड्स, हाउ डू दीज कल्चरल ट्रेंड्स अफेक्ट अगेन पेरेंट्स डिसीजन ऑफ हाउ डू दे वांट टू रेज अ चाइल्ड? जैसा अभी अनुजा ने कहा, मुझे पॉलिटिकल एनालिस्ट की तौर से अगर आप पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि 0 to 15 ये जो एज ग्रुप है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पेरेंट्स
ये बहुत ज़्यादा सोच कर पेरेंटिंग करते हैं कि नहीं, अभी XYZ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मुझे बच्चों को पढ़ाना है Right. या सिखाना है। XYZ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या XYZ पॉलिटिकल लीडर के जो थॉट्स है वो मैं अभी मेरे बच्चे को सामने बिठा के सिखाऊंगा या Right. उसके बुक पढ़ूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि 0 to 15 एज ग्रुप में पेरेंट्स का फोकस उतना रहता है, क्योंकि जैसा अनुजा ने कहा कि पेरेंट्स का या फैमिली का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये कहाँ सोना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ग्राउंड पे जाना है या नहीं जाना है, टीवी कितनी टाइम देखना है, फ़ोन कितनी टाइम देखना है, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि फोकस अगर इन चीज़ों पे है तो पॉलिटिकली और सोशली हम बच्चों को ग्रूम नहीं करते, Right. ये मुझे नहीं कहना। ये होता ही है और उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है कल्चर, हमारी संस्कृति। जैसा अनुजा ने कहा कि एक प्रेग्नेंट लेडी ने अगर ये डिसाइड किया उन 9 महीनों में कि मैं किसी भी मंदिर वगैरह नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो एथिस्ट है, क्योंकि वो भगवान नहीं मानती, तो कल्चर बीच में आ जाता है, इन लॉज बीच में आ जाते हैं, क्योंकि वो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी तुम प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट होने से पहले तुम कुछ भी करो, लेकिन नाउ यू आर कैरिंग अ चाइल्ड। और हमारे पुराणों में ऐसा कहा गया है कि 9 महीने लड़की को मंदिर जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ये कपड़े पहनने चाहिए, अमावस में बाहर नहीं जाना चाहिए, पाँव में काला डोरा बांधना चाहिए। तो ये सब होता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि वो अवेयर नहीं होते, मे बी फोकस उनका ऐसा, उन्हें लगता है कि हमारा फोकस अभी बच्चे को बड़ा करना है, उसका वजन बढ़ाना है, उसकी हाइट बढ़ानी है, उसे ग्राउंड में भेजना है। लेकिन पहले ही 5-7 सालों में जो कल्चरली हमारे जो रीति रिवाज है कि अरे उसकी पहली दिवाली है, उसका अन्नप्राशन का विधि है। पॉइंट ये है कि अगर एक कपल ने ये डिसाइड किया कि एज अ पेरेंट हमें ये नहीं करना, तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है। और आई डोंट थिंक कि कपल एज वेल एज सोसाइटी इज रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ फ्रिक्शन। जो पेरेंट्स तैयार है उनके घर में आप जाके पूछे कि कैसे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एट टाइम्स पेरेंट्स के उनके पेरेंट्स के साथ। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पॉलिटिक्स बीच में नहीं आता 0 to 15 के एज में, वो आता है, लेकिन वो ऐसे अप फ्रंट ऑन द फेस जिसे हम बोलते हैं वो नहीं आता। लेकिन इट्स देयर, वी कांट इग्नोर। बट देन अगेन दिस बेग्स मी टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम अ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। जो बच्चे का जो हम लोग बोलते हैं जड़न हो रहा है, या जो बच्चा बड़ा हो रहा है, राइट, उसका पर्सनालिटी शेप हो रहा है इन दोस फॉर्मेटिव इयर्स, हाउ आर दीज कल्चरल ट्रेंड्स एक्चुअली अफेक्टिंग दैट चाइल्ड साइकोलॉजी? To a huge extent, they have an influence. Definitely, the cultural, the social context, and as we rightly and always say that, you know, family is the first society the child is getting exposed to and is getting raised at. So बहुत छोटी चीज़ें होती है कि जैसे हम देखते हैं घरों में कि एक लड़का भी है और एक लड़की भी है, and they are just standing. Say imagine their age group is between 6 or 7. तो इजीली ऐसे कहा जाता है जाओ जरा पानी ला के दो, हाँ, एंड द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर. सो नाउअडेज फ्रॉम स्कूल्स एंड एवरीवेयर दे आर आल्सो टॉट ना that girl and boy have equal roles. However, when the child goes home, she experiences, oh no, if I am standing, my mother will ask me to give a glass of water to my father. Then she wants to question. Huh? They are ready to question nowadays is what I feel. However, we as parents are still inequipped to answer them. And I think there lies the entire facade ki judge जिसे बोलते हैं ना, that we are not ready. We say this at the same time around age 13 or 14 we say हाँ hotel management ना, you should not target it because you are a girl. So when you get married, when you will have your children, how will you manage both? तो कोई भी लड़की वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लाइफ में फैमिली एक प्रायोरिटी बनने वाला है. ये हम जब बच्ची 12 साल की है तब हम ही डिसाइड करते हैं एज पेरेंट्स. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक अर्ली डिसीजन मेकिंग, isn't it a decision that we make that she will not be able to prioritize, or in other words she will marry someone who will not be able to be in a situation to give her that freedom to work, that growth perspective. This is something that we decide at early age. Means this decision making and influences go from very small extent, that which school she should go to. If she is a girl and if she is wearing something like a skirt or a frock,
she should always and always wear a leggings Yeah. within. In that. Why? Because you take a decision that she will not understand how to sit properly. Yes. Now again, when I'm saying a word properly, what is properly is something again decided by the parents. Yeah. Right. Okay? So if a boy at the age of 4 or 5 is watching and looking at a girl, he's looking from a perspective, oh my God, how she is sitting inappropriately. Yeah. Whereas at the age of 3, 4 or 5, children don't really understand what is right or wrong. True. In fact, in all our seminars and sessions, I say that what is right or wrong, that thread and button itself is Yes. not developed at that particular Yes. age. Right. What they only know is what is something that I should get afraid of, what is something जिसके बाद मुझे एक पप्पी मिलती है या फिर Right. एक हग मिलता है, तो उन्हें सिर्फ वही समझ में आता है कि क्या रीइंफोर्स्ड है और क्या पनिश्ड है. Right. तो ये जो जरिया है ना पनिश करने का, रीइंफोर्स करने का, these are our tools as you know as parents. Yes. And we are so wise and sometimes so blunt in using those tools that sometimes we ensure that they are taking our decisions without even thinking, readily accepting it as an instant material. Right. So, and I think when it comes to discipline issues, the things are probably little logical, some scientific, Yes. some that comes from families. But I think we are totally blind-eyed when it comes to political views. Yeah. And I feel that we ourselves are so insecure Right. to think from a particular perspective to discuss something. Right. And I think Neha would be in a position to throw more light on Yes. that. But I think that is a more severe kind Yes. of an issue than Yes. Yes. only habits. Yes. I want to add few points. जैसा Yes. अभी अनुजा ने कहा, there is very interesting term which we use in political science when it comes to gender. लड़की को रेस करना और लड़के को रेस करना. आई एम श्योर कि अगर अनुजा को भी एक लड़की है, मैं भी एक लड़की की पेरेंट हूँ, आई एम श्योर कि अभी यहाँ पे एक लड़के का पेरेंट होता तो डिस्कशन कुछ अलग जरिया और टोन में जा सकता था. Definitely. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की को रेस करना with a more conscious mind towards developing her political and social views, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट ये भी कर रही हूँ, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि 0 to 15 के लड़का या लड़की को बड़ा करने में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड साइकोलॉजी. Yes. Absolutely. पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, तो अगर मैंने कहीं ढूंढा तो मुझे कुछ, आई एम श्योर कि मुझे बहुत कम मटेरियल मिलेगा कि अरे पॉलिटिकल व्यूज को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं Right. बच्चों के. तो अगर जब हम जेंडर की बात करें, लड़कियों को रेस करने की बात करें, तो दो बहुत अच्छी थियरीज जिसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में है. वन इज, इट्स नॉट अ थियरी, इट्स अ टर्म, कैजुअल सेक्सिज्म. Right. सो घर में कपिल शर्मा का शो चल रहा है या महाराष्ट्र की हास्य जत्रा चल रही है, जहाँ पे फीमेल एक्ट्रेस की बॉडी को लेके बहुत सारा कैजुअली लोग जोक्स पास कर रहे हैं, घर के सब लोग हंस रहे हैं, उसमें नाना नानी हैं, एट टाइम्स हम भी होते हैं. Right. और 6 साल की लड़की, 7 साल की लड़की, वो लड़का लड़की वो देख रहे हैं कि अरे अगर तुम फैट हो तो वो अच्छी चीज नहीं है. जैसा अनुजा ने कहा कि ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा उठना चाहिए. अगर तुम, अरे ये लड़की काले रंग की है, ये एक्ट्रेस, तो उसका ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है. Right. तो जेंडर के, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि सोसाइटी के जो फोर्सेस है, वो टेलीविजन हो, वो घर में आने वाले मेहमान हो, कि अरे तुम लड़कियों के बॉयकट की हुई है, तो ऐसा हमें तो ऐसा लगा कि लड़का ही आ गया. Right. ये बहुत बेसिक सेंटेंस है जो घर में आने वाले मेहमान बात करते हैं. तो ये कैजुअल या व्हाट्सएप पे आने वाली जोक्स होते हैं, एट टाइम्स मदर और फादर के बीच का रिलेशन होता है. तो ये सब बच्चे देख के बड़े हो रहे हैं. Right. और मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस ही नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं. एक बात उसमें मुझे ये भी लगती है कि पेरेंट्स को ये पहले समझना चाहिए और खुद को ये छूट देनी चाहिए कि हम पेरेंट्स हैं, हम भगवान का कोई अवतार नहीं है. Right. कि जिस दिन हम पेरेंट बन गए तो अभी चलो, अब मैं ऑन पॉइंट डिसीजन मेकिंग करूंगा, ऑन पॉइंट बच्चे को रेस करूंगा, मेरे हाथ से कुछ भी गलती नहीं होगी. ये मानना और इस कॉम्प्लेक्स में जाना, आई थिंक आप खुद के ही बहुत सारे दरवाजे बंद कर लेते हो. कि जब आप ये समझते हो कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, तो अभी नो इट ऑल एटीट्यूड चाहिए. मुझे सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए,
उसका अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन मुझे करना आना चाहिए। अगर मैंने नहीं किया तो मैं माँ या बाप के तौर पे Right. कहीं पे कम हूँ। Right. तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक दिन मैं मेरी लड़की को गार्डन में लेके जा रही थी और 6-7 मुस्लिम औरतें बुरखा वगैरह पहन के वो उनके बच्चों को लेके ऑटो में बैठ रही थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड कि अरे माँ वो भूत जा रहा है, मुझे लग रहा है। घर में हम कभी भी हिंदू मुस्लिम इश्यूज के बारे में बात नहीं करते, मुझे पता नहीं कि ये कहाँ से उसके दिमाग में आया। Right. एट दैट पॉइंट माँ या एक सिटीजन या एक पॉलिटिकली सोशली अवेयर इंसान के तौर में मैं उसे कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ, ये बहुत मैटर करता है। और ये Definitely. आगे जाके ये डिसाइड करेगा कि उसका डिसीजन मेकिंग कैसा रहेगा। Definitely. तो अगर एक हाथ टाइम में आपने उसे बता दिया कि अरे मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं तुम्हें थोड़ा सा स्टडी करके बताती हूँ, Right. वो चलेगा। लेकिन अगर आपने वो कुछ कॉम्प्लेक्स सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाके उसे अगर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया Right. तो वो उसके दिमाग में रह जाएगा। क्योंकि 0 to 15 में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए उनके मदर और फादर आइडल है। Right. वो हमें भगवान की ओर ही देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे हर एक प्रॉब्लम का निजात इनके पास है। Definitely. Absolutely. और अगर आप तो मैंने मेरी आई वॉज सरप्राइज कि जब उसने मुझे ऐसा कहा तो मैंने कहा कि क्यों तुम ऐसा, या सिग्नल में मिलने वाले ट्रांसजेंडर Right. Yes. बच्चे हमेशा पूछते कि वो ऐसे ताली क्यों बजा रहे हैं, वो ऐसे हमारे पास पैसे क्यों मांग रहे हैं। They are just curious. एग्जैक्टली, बट ये सीरियस पॉलिटिकल इश्यूज है। अगर देखो तो कि Absolutely. मुस्लिम, एक तो हमें ये खुद को सोचना चाहिए कि हमारे खुद के, जब हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, लिबरल है, रैशनल है, हमें खुद को ये सवाल पूछने चाहिए कि हमारे फ्रेंड सर्कल में कितने मुस्लिम हैं, Right. हमारे फ्रेंड सर्कल में कितने दलित हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में कितने ओबीसी लोग हैं। Right. तब Absolutely. हम खुद से ज्यादा अच्छी तरह से आईने में देख के बात कर सकते कि मैं लिबरल हूँ। Right. ठीक है, वो नहीं है, वो अगेन इट्स रिलेटेड टू द फैमिली एंड अपब्रिंगिंग एंड सर्कल्स विच वी Right. इन विच वी आर लिविंग। लेकिन अगर सामने से कोई मुस्लिम औरत 4-5 आई तो एटलीस्ट तुम अपने बच्चे को ये तो कह सकते हो कि अरे नहीं वो भूत नहीं है। जैसे हम साड़ी पहनते हैं वैसे एक जो सेक्शन होता है गट, जिसे हम मराठी में बोलते हैं, उस सेक्शन की औरतें ये बुरखा पहनती है और Right. उन्हें भूत वगैरह बोलने का कुछ संबंध ही नहीं है। Right. तो जैसे हम, तुम्हारी नानी जैसे साड़ी पहनती है वैसे उन्होंने बुरखा पहना है और उनके सेक्शन की औरतें ये पहनती है। Right. आई थिंक ये आपने मैटर ऑफ फैक्टली पहुंचा दिया। मैं नहीं बोल रही कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हो तो आपको हमेशा बच्चे को ये थ्योरी पढ़ानी है, Right. बुक लेके बैठना है, Yeah. माइनॉरिटीज मेजॉरिटी ये पता नहीं, लेकिन नहीं, Right. देयर इज वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटीज, स्पेशली द थियरी ऑफ अदरनेस। Right. थियरी ऑफ अदरनेस, इसका मतलब है जब आप माइनॉरिटीज के बारे में बोल रहे हो, अगर आपने ऐसा कहा कि हमने उन्हें हमारे सेक्शन में लिया है, Right. हमने उन्हें अलाउ किया है, हमने उन्हें कहा कि आप इस गार्डन में आ सकते हो, इसका मतलब आप लिबरल नहीं हो, Right. Absolutely. इसका मतलब आप इक्वल नहीं हो। Right. इसका मतलब आप खुद को, आपके सेक्शन को एक सुपीरियर पोजीशन में रख के ही बात कर रहे हो। Right. कि हमने उन्हें कहा कि हाँ हाँ हम आपके साथ ईद मनाने आ जाएंगे। सो ये डिसीजन मेकिंग ही हुआ जो Yes. आप अपने बच्चों में इंड्यूस कर रहे हो, और वही डिसीजन मेकिंग लेके वो स्कूल में जाएगा, Right. वही डिसीजन मेकिंग का एटीट्यूड लेके वो कॉलेज में जाएगा, और देन प्रॉब्लम्स Right. शुरू हो जाएंगे। Got it. So, but then the common theme that I'm getting from your answers is, so there's two things, right? So one is, there's always this thought कि हम लोग को right और wrong सिखाना है, Yes. ये सही Yes. ये गलत सिखाना है। When we talk about disciplining someone, Absolutely. right? So ये सही है ये गलत है, and then we have a lot of tools, we have a lot of theories, we have a lot of point of views where this is coming from. Yes. And as you said कि जो reinforcement वाला theory है, right? Punishment and reward. Yes. क्या positive reinforcements, negative Yes. reinforcements. We're constantly using these tools to reinforce certain behaviors कि यार ये सही है ये गलत है। फिर वो उसका बैकग्राउंड कहीं से भी आता हो, फिर हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज हो कि हमारे एंसेस्टर्स हमेशा ऐसे ही बिहेव करते हैं, Absolutely. राइट? सो एसेंशियली व्हेन यू लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज, इफ यू गो टू डिफरेंट स्टेट्स, गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अलग अलग है, वैल्यूज है, yes. महाराष्ट्र में कुछ अलग वैल्यूज है, यूपी में कुछ अलग वैल्यूज है। सो देयर इज दिस सेक्शन ऑफ फैमिली वैल्यूज जो हम लोग को सिखाते हैं कि यार ये सही ये गलत। हम यही There are करते हैं। social trends, political trends, Yes. which are again defining our versions of right or wrong, which as parents we are trying to imbibe on our kids, Yes. right? Yes. कि ये सही है ये गलत है। Hmm. बट ये जो पूरा गेम चल रहा है reinforcement का, right? It's playing with the child's psychology. Yes, He's it constantly trying to collect information कि आजू बाजू क्या चल रहा है, as you rightly said कि यार ये ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, ये भूत है क्या, right? It's just a very curious question for Yes. that mind. Yes. हमारे जो version of right or wrong है, Hmm. how is that affecting that child's psychology, and eventually how is that child accepting that version of right or wrong? Is that child accepting it very
genuinely, or is that child accepting it hesitantly? क्योंकि फिर एक जो rebellious nature बनता है टीनेज में बाद में जाके, Yes. it essentially is कि यार नहीं, मेरे माँ बाप ने मेरे को ये बताया था ये सही है ये गलत है, लेकिन जो वो गलत बोल रहे हैं मेरे को वही करना है, बिकॉज आई एम इन दैट फेज ऑफ टाइम नाउ. Yes. बट ये जो रीइंफोर्समेंट है वो सही में काम करता है क्या? I think a very good but a very loaded kind of a question, and I'm sure the parents would always want to say कि हाँ तो हमारा टास्क ही तो वही है ना. Right. मतलब एक ऐसा कहावत है कि हम हमेशा यूज करते हैं कि बच्चा है मतलब क्या, कि वो एक मिट्टी का सिर्फ एक सा गोला है. Yes. उसे आपको शेप करना है, और आपने अगर अच्छे से शेप किया तो उसका अच्छा वाज बनेगा, उसका कुछ अच्छा बनेगा. कुछ नहीं किया तो वो वैसे का वैसा रहेगा. Right. तो बहुत थियरिस्ट है ऐसे इंडियन साइकोलॉजी में, वेस्टर्न साइकोलॉजी में Right. भी, कि जो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, कोई भी बच्चा इंटरप्राइजिंग है ही, Right. और उसका हमेशा इंटरैक्शन अपने एनवायरनमेंट से रहता ही है. Right. हम देखते हैं कि जहाँ पे दोनों पेरेंट्स एक्सट्रीमली माइंडफुल है कि मेरा बच्चा क्या करता है. एक पेरेंट ने मुझे कहा था कि मैम उसके स्कूल में, उसके क्लास में जो सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं उसका फुटेज अगर मुझे ऑफिस में दिख जाए Right. तो हर एक मोमेंट का मुझे अंदाजा रहेगा कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे, ताकि मैं भी ऑफिस में बैठ के सोच सकूं Right. कि उसको मुझे अभी के लिए क्या एक्सपोजर देना है. Right. उसके ज्योग्राफी टीचर को मुझे क्या बोलना है कि उसे ऐसे सिखाओ ऐसे मत सिखाओ. Right. वो पॉलिटिकली क्या सीख रहा है वो भी उसका मुझे अंदाजा रहेगा. Right. तो मैं पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि जितना बच्चा घर में है उतना ही सिर्फ वो लर्न कर रहा है, ऐसे नहीं है. Right. Exactly. जब वो ऑटो से बाहर जाके कहीं कुछ चीजें देखता है तभी उसका लर्निंग चालू है. जब वो सोता है और जब वो ड्रीम्स देखता है तभी भी लर्निंग शुरू है. Right. जब वो क्वेश्चन पूछता है तभी भी लर्निंग शुरू है, और जब भी वो क्वेश्चन नहीं भी पूछता है वो सिर्फ साइलेंटली घर के कॉर्नर में देख रहा है कि मम्मी ने ये किया, पापा ने ये किया, फिर दादी ने उस पे ये टॉन्ट मारा, फिर मम्मी ने सिर्फ मेरी तरफ देखा. ये हर एक सिचुएशन में एक्चुअली वो एब्जॉर्ब कर ही रहा है. तो जब हम रीइंफोर्समेंट के बारे में बोल रहे हैं एज अ वेपन और एज अ टूल इन ऑर्डर टू इनकलकेट डिसीजन मेकिंग, Right. एक उम्र है बच्चे की, जैसे कि मानो 2 साल 3 साल 4 साल, तब तक बच्चे सिर्फ जो सुना है, जो देखा है, Yes. जो सुना है वो देखा है, वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते फॉलो करते, Right. एक्सेप्ट करते फॉलो करते. उसमें क्वेश्चनिंग वाली बात नहीं है. हाँ, उसमें भी ये एक चीज़ है कि कई बार जब हम बच्चों को टॉन्ट मारते हैं या फिर इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें करते, बच्चों को वो समझ में नहीं आता है. Right. तो हमें एज पेरेंट्स वी हैव टू बी लाइक वेरी वेरी कॉन्शियस कि 5 साल की उम्र तक बच्चों को ना अल्टीरियर कम्युनिकेशन समझता ही नहीं है. Right. तो अगर वो बोला हाँ मुझे ही सब कुछ काम है, तो बच्चा ना ब्लैंकली हमारे तरफ देखता है, हाँ मतलब क्या, इस पे मैं क्या रिएक्ट हूँ, तो Right. वही क्वेश्चन बाद में पूछेगा. Right. तो कम्युनिकेशन जितना सिंपलिस्टिक हो ना, Right. उतना अगर हो सके ना तो बच्चों के लिए भी बहुत इजी होता है. लेकिन 5-6 के उम्र में बच्चे एक्चुअली क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं. Right. उसमें भी वो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि मम्मी में, पापा में, दादा में, दादी Yes. में पेशेंस किसका ज्यादा है. Right. तो जिसका ज्यादा पेशेंस उससे ज्यादा सवाल. Of course. जहाँ से पॉइंटेड आंसर मिलेंगे, जहाँ से ऐसे स्लैप किए हुए आंसर मिलेंगे ना, वहाँ पे बच्चे ज्यादा पूछते नहीं है. Right. और ये सारी चीजें भी हम ही तो डिसाइड करते हैं. Yes. जैसे कि मम्मी बोलती है अब पापा घर में आने वाले हैं तो होमवर्क पूरा कर, TV और कम। फिर टीवी कम आवाज में लगा. इसका Right. मतलब घर का विलन कौन हुआ? पापा या लीडर लीडर फॉर दैट मैटर. लीडर. एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट नेहा वाज ट्राइंग टू Right. से, दैट हम हमारे ही इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन से कितनी चीजें इम्बाइब करते हैं. Yes. इसका मतलब तू सारी चीजें जगह पे रख, ये Yes. मेरा ओपिनियन नहीं है. Yes. पापा आने वाले हैं या दादी डांटेगी इसलिए ये तू सारी चीजें कर. Yes. तो इससे हम डिसीजन बनाते हैं अपने बारे में कि हाँ पापा का रोल घर में है क्या, Yes. मम्मी का रोल घर में है क्या. तो ये जो इनडायरेक्ट चीजें हैं ना वो भी हम ही बच्चों को दे रहे हैं. Definitely. सो आई थिंक फॉर एज पेरेंट्स वी शुड बी वेरी कॉन्शियस रिगार्डिंग मैंने क्या बोला और बच्चों को उससे क्या सुनाई दिया. Yes. अब ये सिर्फ जेंडर रोल की बात नहीं है, ये सेल्फ एफिकेसी और मेरा खुद का इमेज बिल्ड करने वाली भी उम्र है. Right. तो जब मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि तू ये कैसे कर पाएगा,
In other words, I'm trying to say कि you cannot do this. Right. Child is a child. He or she will necessarily borrow it and keep on saying मेरी माँ ने कहा है मैं ये नहीं कर पाऊंगी. Yes. तो why should I even attempt doing that? Yes. I think when we are talking about roles of father figure and mother figure in a life, a father's role is extremely Yes. important in order to buck up confidence, Yes. self efficacy. कुछ भी कर मैं हूँ. Yes. क्योंकि चाइल्डहुड से जो सेफ्टी वाली चीज है ये बच्चा अपने फादर फिगर से इमीडिएटली लेता है. Right. मदर फिगर से लेता है नर्चरेंस, केयर, एम्पैथी. Right. तो वो सारी चीजें अगर एब्सेंट ही है पेरेंटिंग में Yes. तो उसका बैकलॉग जब बच्चा अपना मेट सिलेक्शन करेगा Right. तब वो उसके लाइफ में होगा. Right. So I think very important Yes. to be very conscious and alert regarding Yes. what we are saying. So on that same point, I had a question for you. Yes. Where you mentioned, right, कि हम लोग जो बच्चे को करने के लिए बोल रहे हैं, like the direct influence is there for sure. Yes. But there's a lot of indirect influence also. हम Yes. behave कैसे कर रहे हैं? हम एक दूसरे के साथ, so if for example if I am the parent, right? How am I treating my wife? How is my Yes. wife treating me? How am I Yes. treating my parents? Absolutely. The kid is always watching that. वो देख के भी समझ रहा है, Yes. right? वो indirect influence भी है. Yes. How does that play out in terms of how the child is, you know, learning his influences? क्योंकि वो उसको जो बताया जा रहा है वो एक बात है, लेकिन वो देख भी रहा है कि अरे मेरे को ये बताते करने के लिए ये है, लेकिन खुद ये कर रहे हैं ऐसे, right? So how does जैसे that अनुजा conflict ने कहा play कि 6 साल की उम्र में बच्चे एक्चुअली ये पॉइंट आउट भी करते हैं out? Yes. Yes. कि अरे आपने तो हमें ऐसा कहा था लेकिन आप तो ये नहीं कर रहे. Exactly. Yes. क्योंकि अगर इसी को आगे ले जाने का अगर हमने सोचा तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल एक नया ट्रेंड भी है जिसे हम रिवर्स फेमिनिज्म बोलते हैं. Right. फेमिनिज्म या जेंडर बेस्ड रोल ये आजकल क्यों एक गाली जैसा बन गया है. Right. क्यों ऐसा लगता है कि ओके क्योंकि जो कल्चर से डिसाइड किया है कि मदर या माँ का रोल है कुकिंग करना, केयर गिवर, ज्यादा एम्पैथी Yes. जिसमें हो, और फादर का रोल है ज्यादा प्रोटेक्टिव होना. Right. तो लेकिन आजकल मैंने जैसा कहा कि वो हाफ कुक नॉलेज होगा या बहुत कभी कभी वो एक स्टैंड लेने की भी थोड़ी जल्दी होती है. Yes. तो नहीं अभी एज अ मदर तो मैं प्रोटेक्ट करूंगी, यू कुक फॉर अ चाइल्ड. लेकिन वो क्या होता है कि हड़बड़ी में हम बच्चों को और ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि बच्चे रियलिटी में खुद को प्लेस ही नहीं कर पाते Right. और उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ओके मंगलसूत्र ना पहनना या कपड़े जो डिसाइड किए हुए अगेन हमारे कल्चर ने वो ना पहनना ये एक बात है. लेकिन पैसे तो आजकल माएँ भी कमाती है, जो पहले इतना नहीं था. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस माओ के पास कम था. Right. लेकिन जैसा आपने कहा कि 0 to 6, 7, 8 तक भी मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों को जैसा इन्फ्लुएंस हम दे वैसा वो इन्फ्लुएंस होंगे. Yes. लेकिन आई थिंक मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि आई एम श्योर कि आप दोनों को भी वैसा ही एक्सपीरियंस आया होगा कि हमारे घर में हमें एक पढ़ाया जाता है, लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं, Yes. जब हम अपना खुद का थिंकिंग, खुद का विचार करना शुरू कर देते, तब आई थिंक हमें वो हर एक कदम पे हम क्वेश्चन करते हैं कि अरे ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी, ये तो हमें 10-12 साल हमारी दादी, नानी, माँ, बाप सबने सिखाया, लेकिन ये कुछ अलग है जो सिखाया गया है उससे पूरा कॉन्ट्राडिक्शन है. Yes. तो खुद को कैसे प्लेस करें. तो कल ही मैं एक्चुअली रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें था कि अगर आपने XYZ पॉलिटिकली मोटिवेट होके, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मोटिवेट होके अगर अपने बच्चों को ग्रूम किया, तो उस रिसर्च ऐसा बताता है कि जब दे कॉलेज में जाएंगे, जब दे एंटर इनटू द कॉलेज, दे हैव देयर ओन पीयर, तो 90% केसेस में वो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी का सिलेक्शन Yes. Right. तो वो भी, तो ऐसा मुझे भी कल वो आर्टिकल पढ़ के मुझे भी ऐसा लगा कि एक थॉट लेके अभी मेरा पेरेंटिंग अभी एक पॉलिटिकल सोशल थॉट को लेके मैं आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि जब मेरी बेटी 18 साल की होगी, जब वो खुद का विचार कर सकेगी, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या चूज करने वाली है. तो आई थिंक उस टाइम पे एज अ पेरेंट वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारे बीच हो तो फ्रिक्शन कम होगा. और आई थिंक एट दैट टाइम हम अपने बच्चों को उनका विचार, दे आर ओनिंग देयर ओन थॉट्स, ये देख के आई थिंक हमें खुश होना चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट्स नहीं होते. और देन वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और हर एक इंसान में उस कॉन्फ्लिक्ट को आगे ले जाने की क्षमता नहीं होती. मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब 18, 20, 22 साल की थी और मुझे ऐसा लगने लगा कि जो मुझे घर में सिखाया गया है वैसे मेरे विचार नहीं है,
एंड व्हेन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माय पेरेंट्स देयर बिलीव्स, कांस्टेंट स्ट्रेस था, राइट अभी भी है, राइट जब मैं पेरेंट बन गई हूँ तभी भी है, राइट लेकिन ये मेरा कॉल है, मेरा खुद का विचार है कि वो स्ट्रेस लेके भी मुझे आगे जाना है। राइट बहुत सारे टाइम पे पेरेंट्स गिव अप कर देते कि अरे इतना स्ट्रेस है लाइफ में, वर्क स्ट्रेस है, पैसे कमाने का ये है, क्यों? तो क्यों अभी मुझे थोड़ी देश चलाना है, Right. मुझे थोड़ी पीएम बनना है, और Right. मैं मेरी बच्ची को नहीं भी सिखाऊं कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं भी सिखाऊं सेक्युलरिज्म, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरी सास से रोज नहीं बनती, राइट तो लोग छोड़ देते हैं। राइट एंड आई थिंक वो छोड़ देना इज प्रॉब्लमेटिक। और जैसा अनुजा ने कहा कि फिर 18-20 साल के जब बच्चे हो तो हमें लगता है कि अरे नहीं, वो जो बच्चों को हम बता रहे थे कि हम लिबरल है, हम इक्वालिटी पे बिलीव कर दें, लेकिन अगर हमारी लड़की ने आके कहा कि नहीं मुझे कुछ, मैं ऐसे टॉम बॉय जैसा ही रहना चाहती हूँ, मुझे मिलिट्री ज्वाइन करनी है, Right. तो तब पेरेंट्स तैयार नहीं होते। राइट तो वो एक जर्नी है जहाँ पे पेरेंट्स भी चल रहे हैं और बच्चे भी चल रहे हैं। Yes. और आई थिंक ये दोनों को मान लेना चाहिए। पेरेंट्स का ऐसा होता है कि हमारी तो वो जर्नी हो चुकी, अब नाउ इट्स योर टाइम, Right. और अब देखेंगे क्या करना है। दिस बेक्स मी टू आस्क यू वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो जो फर्स्ट वाला पीरियड हम लोग बात करते हैं 0 to 15 वाला, उसमें बच्चा रेडिली एक्सेप्ट कर रहा है जो उसके माँ बाप उसको yes. बोल रहे हैं, जो उसको घर वाले उसके बोल रहे हैं। बट जैसे वो बाहर आता है, स्कूल से बाहर आता है, जैसे कॉलेज में घुसता है, बहुत सारा नया इन्फॉर्मेशन उसको मिलना शुरू होता Yes. है, राइट, विच इज ट्रेडिशनली ब्लॉक्ड, क्योंकि ये जाना ही नहीं, इस रास्ते पे जाना नहीं, तो उसके बारे में पढ़ना क्यों है, सुनना क्यों है। बट ये जब नया इन्फॉर्मेशन आता है, राइट, सो हाउ डज इट चेंज द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स? एंड देन इफ वी गो बैक टू से व्हाट फ्रॉइड सेज इन हिज एडिपस कॉम्प्लेक्स, Yes. कि हम जो अपोजिट जेंडर वाला पेरेंट होता है उसके साथ हमेशा हमारा Yes. थोड़ा सा करीबी ये होता है, रिलेशनशिप होता है, वी आर मच मोर Yes. compatible and Comfortable. comfortable with the opposite gender wala parent. But how does these dynamics start changing once the child is, you know, in college and now the teenager starts making their own decisions, right? Yes. क्योंकि फिर वो कॉलेज में एक बार गए, फिर अभी मेरे को कॉलेज बंक करना है, मैं जा रहा हूँ पिक्चर देखने के लिए, उसको पता है कि वो अगर घर पे पूछ के तो ये कर नहीं सकता, Absolutely. right? That is where हम लोग घर वालों से छुपा के हम लोग Yeah. डिसीजन लेना शुरू करते हैं, which is where our rebellion tendencies Yes. kind of start sprouting Yes. out. Yes. But how does that affect our relationship with parents, and जो parents का जो दिया हुआ इन्फ्लुएंस है, Yes. वो कैसे फिर वेन आउट होना शुरू करता है, फिर वहाँ पे वो जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, जो आपने भी मेंशन किया, जो स्ट्रेस आता है Yes. लाइफ में, हाउ डज दैट प्ले आउट? अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये जो 15-16 की उम्र है, उसकी जो शुरुआत है वो थोड़ी 13-14 ये ही उम्र Yes. में होती है, क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं कि स्कूलिंग के ही एंड के ईयर्स में पेरेंट्स उन्हें पूछना शुरू करते हैं कि तुझे करियर के क्या जगह करना क्या करना है। इतना ही नहीं, उसके प्रिपरेटरी क्लास Yes. आज 7th या 8th स्टैंडर्ड से ही है। Right. ओके, तो बताते वक्त तो वो पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे ना मेरे बच्चों का जो खुद का बिलीफ है, उनका जो एक्सपेक्टेंसी है खुद से, वो मैं पूरा रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। Right. मैंने नहीं, उन्होंने कहा मुझे इंजीनियरिंग करना है, मैंने नहीं, उन्होंने ही कहा मुझे सीए बनना है, तो इसीलिए एज पेरेंट्स तो मुझे सपोर्ट करना ही था। तो Right. एक्चुअली ना मुझे भी दिल में बहुत अच्छा लगा कि वो बोला कि मुझे मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, इसीलिए मैंने क्या कहा, Right. कहीं उसका ये डिसीजन चेंज ना हो जाए, Right. उसी के पहले उसका एफडी कर दिया। क्या किया, उसे 8th स्टैंडर्ड में ही प्रिपरेटरी क्लास को दिलवा दिया। Right. और एक प्रेशर क्रिएट किया, देख तुझे Right. ये करना था ना, तूने बोला था। तूने Right. बोला था, इसलिए मैंने क्या किया, तुझे क्लास में Right. लगाया, उसके लिए 1.5-2 लाख रुपए का फी भरा, हर एक दिन मैं तुझे ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ, पिकअप करने के लिए Right. जा रहा हूँ, तो डिसीजन तुम्हारा, लेकिन वो फ्रीज करने का और काम टाइट मेरा। करने का काम मैंने किया। ऑथराइज मैंने किया। हाँ, ऑथराइज मैंने किया, और एक सेफ गार्ड भी किया कि अब ये डिसीजन चेंज ना हो, ताकि सारी चीजें मेरे ही हिसाब से चलती रहे। Yes. तो अगर ये टाइप का फ्रीडम है, सो कॉल्ड फ्रीडम है डिसीजन मेकिंग का, तो ये सच में फ्रीडम नहीं है। Okay. इनफैक्ट एज पेरेंट्स वी आर इनसिक्योर कि उसका डिसीजन चेंज भी ना हो। Right. एक्चुअली स्टैंड कैसे होना चाहिए कि अगर उसका डिसीजन चेंज भी हो जाए तो वो इतना ऑर्गेनिक वे से चेंज होगा कि उसका जो कुछ रिफ्लेक्शन आए, लर्निंग आए, जो कुछ मोड से वो जाए डिसीजन मेकिंग के, चेंजिंग के प्रोसेस में, मुझे पेरेंट बन के उसके जस्ट साथ में रहना है। अगर ये प्रेशर टैक्टिक है जो हम एज पेरेंट्स इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी उसका डिसीजन मैं इन्फ्लुएंस करूंगी, फिर 11th-12th में आई विल एंश्योर दैट द सेम डिसीजन इज फॉलोड। Yes. आफ्टर दैट आई विल अगेन फाइनेंशियली सपोर्ट माई चाइल्ड बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा मनी
for management seats, for anything. Again, I am just saying. So मुझे ना ये पता ही नहीं चल रहा है एज ए चाइल्ड कि मेरे मम्मी पापा अच्छा रोल ले रहे हैं मेरे बारे में, नहीं ले रहे हैं. आई एम ओनली फीलिंग द स्ट्रेस कि पैसे भरे करना है, पैसे भरे करना है. अब मैनेजमेंट सीट भी ले ली, अब एडमिशन भी ले ली, तो मुझे पता कब चलता है कि सब सही चल रहा है कि नहीं? जब मेरी खुद की उम्र 22, 23, 24 की है. तब जब मेरा करियर शुरू होता है और मुझे पता चलता है कि ये रैट रेस में मेरी पोजीशन को फाइट करने के लिए मेरे पीछे 13 और लोग हैं. तब जाके मैं क्वेश्चन करता हूँ कि अरे ये सारी चीजें गलत होना शुरू कहाँ से हुआ? जब मैं 20 की उम्र का था, जब मेरे ग्रेजुएशन क्या परस्यू करना है वो डिसीजन ले लिया, या फिर 11वीं 12वीं में मेरे मम्मी पापा ने कहा ये कॉलेज तुम्हारे लिए अच्छा है, या 8th स्टैंडर्ड में मैंने प्रिपरेटरी क्लास लगाया, या हर एक डिसीजन में जब मेरे आजू बाजू के मेरे कजिन्स, मेरे नेबर्स अच्छे अच्छे करियर में सक्सीड कर रहे थे, तो दादी बोल रही थी मेरा पोता तो यही बनेगा, मेरी पोती तो यही बनेगी. तो शुरुआत कहीं से होती है, ये बैक ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है. तो करियर तो एक बात है, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तू फ्रेंडशिप किसके साथ कर. तो 15-16 की उम्र में जब बच्चा खुद की आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रहा होता है, जैसे कि मानो वो एक बिल्कुल ब्लैंक स्लेट सिचुएशन है, जो कई स्कूल से, कई नेबरहुड से वो बच्चे एक इकट्ठा साथ में आते हैं. 11th स्टैंडर्ड में वो बैठे हुए हैं कि मैं फ्रेंडशिप किसके साथ करूं. दैट्स वेयर देयर डिसीजंस स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस कि मैं किससे आइडेंटिफाई करता हूँ. तब ना हमारे पेरेंट्स ही हमें बोलते हैं कि तुम्हारे स्कूल में कौन था, तुम्हारे लोकेलिटी में कौन रहता है, लड़कियां लड़कियों का तुम्हारा ग्रुप है क्या, बॉयज के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए क्या, गुड लुकिंग जो है जिसकी तरफ मुझे देखना है क्या. यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्ट्रीम सिलेक्शन का, या फिर पढ़ाई सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, उसके साथ दोस्ती करना. बंक करने वाले तुम्हारे फ्रेंड्स होने चाहिए क्या. इनफैक्ट मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट कहना चाहूंगी, जितना हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में बच्चा जाएगा, उतना वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मेरे खुद के अपने बिलीफ है क्या. नहीं तो जैसे थे वही मेरे कॉलेज फ्रेंड्स रहे, उसी लोगों के साथ मैं रहा, उनमें से ही एक के साथ मैंने शादी की, वैसे ही बच्चे पैदा किए जैसे मेरे फैमिली ने मुझे रीइंफोर्स किया. ये सारी चीजों में ना कभी मैं मेरी मम्मी पापा को क्वेश्चन ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो भी उम्र चली जाती है कि उन्होंने जो इन्फ्लुएंस किया वो सही भी था या गलत था. तो जब कॉन्ट्राडिक्शन आता है, जैसे नेहा ने कहा, जब कॉन्ट्राडिक्शन आता है तब क्वेश्चनिंग की शुरुआत होती है. लेकिन हमारी सोसाइटी में 40 की उम्र में भी आप अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन नहीं कर पाते. क्या किया तो वो इट इज टेकन एज ए रेबेल, और वो इतना स्ट्रेंज पर्सनालिटी ट्रेट से रिलेट किया जाता है कि वो रूड है, वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, वो रेबेल है. हाँ, लेकिन रेबेल क्यों नहीं करे? क्यों? क्योंकि अगर तूने रेबेल किया तो हमारी सोसाइटी हमें क्या कहेगी कि आप दोनों ने ना अच्छा बेटा रेज नहीं किया. तो मुझे प्रेशर वो चीज का है कि तूने अगर तेरे लाइफ के डिसीजन ले लिए तो हमारा पेरेंटिंग कई बार कम पड़ा कि क्या. इसीलिए हमारी सोसाइटी मुझे चैलेंज करेगी, इसीलिए तू ऐसे ही डिसीजन ले जो सोशली एक्सेप्टेड हो. शिवाजी तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरे घर में क्यों? मैंने कौन सा ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि मेरे घर में ऐसा कोई रेबेल का जन्म हो? तो हमेशा हम सेफ्टी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, और कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि जितना सेफ होने की कोशिश करते हैं उतना ही बच्चों को हम इनसिक्योर रेज करते हैं कि ये हुआ तो क्या, ये हुआ तो क्या. तो बच्चे सिक्योर होने की जगह ज्यादा से ज्यादा इनसिक्योर ही हो रहे हैं. और हम आज जो देख रहे हैं कि एडिक्शन का जो प्रपोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है. एक रिलेशनशिप बच्चों के लिए काफी नहीं है. एक गर्लफ्रेंड को पता है दूसरी भी लाइन में है, ओपन मैरिज, ओपन रिलेशनशिप, और इनसिक्योरिटी इतना है कि मैं एज अ गर्लफ्रेंड आई एम ओके विद द सिचुएशन दैट और एक गर्लफ्रेंड भी है. लेकिन कौन से भी तो फॉर्म में तू मेरा आधा का बॉयफ्रेंड है ना, तो आधा बॉयफ्रेंड भी चलेगा.
Very what interesting. kind of insecurities are we imbibing with these decision influencing tactics? Yes. I'm surprised. No, even I am, and this is rather, this was the exact trigger of, I wanted to do this conversation to be very honest, क्योंकि एक चीज जो मेरे को रियलाइज हुई थी, as you said कि जब हम लोग कॉलेज में आते हैं, फर्स्ट टाइम वो फ्रीडम एक्सपीरियंस करते हैं कि हम लोग को कुछ डिसीजन लेना है, कि मैं दोस्ती किसके साथ कर रहा हूँ, मैं घुल मिल किसके साथ रहा हूँ, मैं पढ़ाई किसके साथ कर रहा हूँ, मैं पिक्चर देखने किसके साथ जा रहा हूँ, रिलेशनशिप में किसको डेट कर रहा हूँ, वहाँ पे फ्रीडम का एक फर्स्ट झलक एक्चुअल में मिलता है हम लोग को. बट अगेन गोइंग बैक टू टेकिंग द सेम पॉइंट आई बट कनेक्टिंग अ पॉइंट, थोड़ा सा हम लोग जो पहले बात करते हैं, हमारे माँ बाप ने कुछ बताया है हम लोग को कि ये सही है, ये गलत है, और उन्होंने कुछ बिहेव भी किया हम लोग के सामने, राइट, जो which we was not supposed to see, technically speaking, बट वो इन्फ्लुएंस हमारे पास है, सबकॉन्शियस पे है. जो रिलेशनशिप के डिसीजंस हम लोग स्पेशली ले रहे हैं when it comes to this teenage years, and when we talk about open marriages or multiple flings and the broad spectrum of relationships that we have now. पहले बहुत सिंपल था यार, तुम अगर डेट कर रहे हो तो हाँ चलो रिलेशनशिप में हो, शादी करने वाले हो, सब सेट है लाइफ में. अभी तो मतलब सिचुएशनशिप अलग है, ओपन रिलेशनशिप्स अलग है, पॉलीगैमस रिलेशनशिप्स अलग है, पूरा स्पेक्ट्रम में 12-13 स्टेजेस आ गए अभी. Absolutely. हमारा जो पेरेंट्स के साथ जो ये रिलेशनशिप था और उनका जो बिहेवियर हम लोग ने देखा है, हाउ इज इट अफेक्टिंग आवर रिलेशनशिप के डिसीजंस, एंड हाउ आर वी बिहेविंग इन आवर डिसीजंस आफ्टर लुकिंग एट हाउ आवर पेरेंट्स बिहेव्ड? दैट इज वन क्वेश्चन व्हिच आई had, and I think both of you can answer from different perspectives. I want to answer this. Sure. Recently, मुझे तो ऐसा लगता ही है, स्पेशली 4-5 सालों से ज़्यादा, कि सिनेमा, सीरियल्स, रास्ते में लगे हुए बैनर्स, व्हाट्सएप पे आने वाले भगवान के फोटोज, उस पे बहुत ज़्यादा मेल रिप्रेजेंटेशन है. एवरीथिंग इज फुल ऑफ मसल्स एंड वॉर जैसे फीलिंग है, सब भगवान जैसे वॉर पे ही चले, मस्क्यूलर गॉड, बैनर पे वही है, फिल्म्स में वही टाइप का रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है. तो आई एम श्योर कि अगर ये देखते देखते एक बच्चा बड़ा हो रहा हो और वो रिलेशनशिप में जा रहा हो, तो यू कैन इमेजिन कि वो कितनी लेवल्स पे वो रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. क्योंकि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट उसका ये होगा कि इस लड़की को मुझे प्रोटेक्ट करना है, इस लड़की को खुद का विचार नहीं है, खुद की अकल नहीं है. आई एम हियर टू डिसाइड कि उसने किन लोगों से मिलना है, क्या करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, माँ बाप से हमारे रिलेशनशिप के बारे में कैसी बात करनी है. अगर उस लड़की ने खुद की थिंकिंग उसमें लाई तो प्रॉब्लम है, Absolutely. तो फ्रिक्शन है. राइट. और ये भी मुझे लगता है कि पूरे रिलेशनशिप में, पेरेंटिंग हो या न्यू एज रिलेशनशिप हो, उस पर मार्केट जिसे हम बोलते हैं, कंज्यूमरिज्म हो, मार्केट हो, उसका बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की है, उसे कोई भी डे कल्चर पे उसका भरोसा नहीं है, वो ऐसा नहीं मानती कि वैलेंटाइंस डे पे ही मुझे मेरा प्यार एक्सप्रेस करना हो, और वो इस विचार की नहीं है क्योंकि उसके घर में ये नहीं है. और अगर उसका बॉयफ्रेंड एक टिपिकल मार्केट में जो चल रहा है वही हमें सेलिब्रेट करना होगा, वही फोटोशूट्स करने होंगे, वही नहीं करने होंगे, उस ख्यालात का हो, तो उसे लगेगा अरे ये तो बोर है, इसका तो प्यार ही नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं होता हर बार. तो जो मार्केट के इन्फ्लुएंसेस हम पे, हमारे ऊपर है, जो गाड़ी चलाते वक्त भी आप देख सकते हो, लोगों से बात करते वक्त देख सकते हो. आई थिंक वो हमें जानना पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ये बोलना चाहूंगी कि मैं एक लड़की हूँ, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, मैं क्रिकेट देखती हूँ. आई हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियंस विच आर बैक्ड बाय फैक्ट्स, नंबर्स. तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर मैं नंबर्स या फैक्ट्स को लेके किसी मेल काउंटर पार्ट, मेरा दोस्त, मेरे घर के लोग, मेरे बड़े बुजुर्ग मेल, उनसे बात करना जो, तो वो ये टॉलरेट ही नहीं कर पाते. तो वो बोलते कि नहीं, अब तुम ये एमफिल वाला सीन मत लाया करो. लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे पान वाले से लेके CEO तक सबको पॉलिटिक्स और क्रिकेट के बारे में कुछ लोगों का बोलना है. और लोगों को लोग ये मानने को ही तैयार नहीं कि उसके लिए अलग पढ़ाई करनी होती है. या हमारे सामने जो बंदी बैठी है उसने वो पढ़ाई की है. तो लोग बोलते हैं कि नहीं, अब तुम ये एमफिल वाली वाइब मत लाओ, हमें इस डिटेल में नहीं घुसना. बिकॉज मैं उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नॉलेज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ. और फिर क्या होता है, कॉन्वर्सेशन बंद हो जाता है. फिर लोग इजीली टैग करते हैं, दे स्टॉप्ड कॉन्वर्सेशंस,
Right. और उन्हें लगता है कि नहीं नहीं ये बहुत ही थियोरेटिकल हो रहा है, ये बहुत Right. टेक्निकल हो रहा है, बहुत नंबर्स आ रहा है। तो इस लड़की से इसके आगे पॉलिटिक्स छोड़ के हम सभी के बारे में बात करेंगे, Right. कास्ट छोड़ के हम सभी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फिर एक्चुअल कॉन्वर्सेशंस होते हैं और वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। राइट तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी मार्केट के फोर्सेस जो सोसाइटी से हमें बताया गया है कि लड़कियों के तो क्रिकेट के बारे में नहीं बात करनी चाहिए Right. यार, वो तो लड़कों का गेम है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने फुटबॉल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। Okay. तो पहला क्वेश्चन वाज लाइक क्यों, राइट क्या जरूरत थी, लड़के नहीं है क्या उस फील्ड में? तो इस छोटे छोटे इंस्टेंसेस में तो अगर ऐसे ही ख्यालात से एक लड़का अगर किसी लिबरल विचारों के लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए तो दो चीजें हो सकती है। एक तो वो लड़की कन्वर्ट होगी क्योंकि वो भी प्यार में होती है, वो भी Right. प्यार में होता है। दूसरा, रिलेशनशिप में बहुत फ्रिक्शन आएगा। राइट या तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अनुजा ने कहा कि वो हाफ गर्लफ्रेंड, दूसरी एक इन सब चीजों के लिए एक दूसरी गर्लफ्रेंड Right. कि जो पॉलिटिक्स पे बात नहीं करती, जो ज्यादा इक्वालिटी पे बात नहीं करती, बिलीव नहीं करती, वी आर जस्ट लवी डवी, एक साथ रहने में मजा आता है, दैट्स इट। Right. तो आई थिंक वो नीड होती कि अरे दूसरा कोई चाहिए Right. बंदा थोड़ी I just want to dive a little bit deeper on this. There was something which you said a little while back, right? कि ट्रेडिशनली हम लोग को ये पता है कि फादर फिगर जो है हमारा वो प्रोटेक्टिव था, वो सपोर्टिव था, कॉन्फिडेंस बिल्डर था, गो गेटर था, बाहर जाके Yes. काम करके अचीव करके घर को पोसने वाला था। एंड द मदर फिगर वाज ऑलवेज Nurturing, caring, empathetic, empathizing. love, all the emotional side. So एक इमोशनल साइड है, एक लॉजिकल साइड है। एंड ट्रेडिशनली स्पीकिंग दोनों रोल्स में वो बटा हुआ था कि एक इमोशनल पेरेंट है, एक लॉजिकल पेरेंट है, राइट? एंड दैट इज हाउ वी हैव ग्रोन अप। वी हैव ऑलवेज सीन आवर मदर टू बी अ वेरी केयरिंग पेरेंट। मेरे को अगर एज अ गाय इफ आई हैव समथिंग इमोशनल टू टॉक अबाउट, आई एम नॉट गोइंग टू गो टू टॉक टू माय डैड, क्योंकि मेरे को कोई जवाब मिलने वाला नहीं, मेरे को पता है। Similarly, I'm very sure for again going back to Freud says the same thing. कि अगर कोई लड़की है तो लड़की हमेशा फादर फिगर के पास जाएगी क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए। We've grown with this kind of a relationship dynamic, right? When it comes to actual relationships now, the modern woman is not Yes. the known one for conventional. being a conventional woman, Yeah. right? Neither is the modern man a very conventional man, right? Both of them are equally independent, equally ambitious, equally Yes. fierce, equally aspirational. सबको कुछ अचीव करना है, career wise सब लोग ambitious है. So when this traditional role has changed, is that the reason why the relationships are not working out? Is that the reason why, or probably is the reason कि हम लोग ये renegotiate करना भूल गए? वहाँ पे जो डिविजन ऑफ लेबर हुआ था ट्रेडिशनल सेटअप में, Yes. दैट द फादर फिगर इज प्लेइंग अ सर्टेन रोल, द वुमन फिगर, द मदर फिगर इज प्लेइंग अ सर्टेन रोल। हमें पता ही नहीं है कि हम लोग को क्या रोल प्ले करना है, व्हिच बॉइल्स डाउन द एंटायर रिलेशनशिप टू सेक्स। Is how is this playing out? I think means partially could be, but there are like multiple other aspects also related to it. So you are saying that we have come ahead of those dogmatic roles. However, I would say partially. Yes, yes. Right. Means that transition also is so half-hearted. Yes. Right. Now, financially, yes, both are independent. Right. However, still, if the maid doesn't come, the Right. first call from the in-law still goes to the mother, Right. like a new mother. Yeah, yeah. Okay, and 4 times if she doesn't pick up the call, Right. Yes. then the 5th time the call goes to the husband. Okay, Yes. because he's the second decision maker Right. in those matters. When she comes home, she's answerable to this Yes. question that 4 times we called you because maid was not going to come. Right. Whose responsibility it is? Right. Ideally, the call could have gone to both of them. Right. The one who picked up could have taken the responsibility. Okay? Second important instance. The child is not behaving properly. The mother must be working. The mother is working Right. means if she is of the potential that she could get that particular job role or position, that means that was a joint decision of the family Right. that the mother would be working too. So in that we will build a system Right. जो बच्चे को अच्छे से सपोर्ट कर पाए. Right. हमेशा ऐसा कहा जाता है कि पहले 3 साल में 5 साल में बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है. अभी किसी भी थियोरी में और रिसर्च में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को ज़रूरत किस चीज़ की है. एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल अडल्ट की Right. जो उसे
अनकंडीशनल लव Yes, support. और सपोर्ट और मेंटल स्पेस दे पाए, Right. फिर वो दादी देती है, Yes. दादा देते हैं, पापा देते हैं, मम्मी देती है, या चारों गुल मिला के देते हैं, Right. अपने अपने टाइम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनका एज अ फैमिली Yes, कॉल होना Right. It's चाहिए. the nourishment that matters, not the Yes. one who provides it. Absolutely. Now, having said that also, both the mother role and father figure in a child's life are extremely important. Yes. Why? Because मैरिज ऐसा रिलेशन ही ऐसा है Yes. जिसमें आप इट्स अ ट्रांजिशन Right. in which even before the child came into picture, the father and the mother have evolved their roles in such a way that they started complementing each other. Yes. तो बच्चे की लाइफ में भी दोनों रोल्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमने इवॉल्व ही एक दूसरे के साथ ऐसे किया है Yes. कि अगर थोड़ी मम्मी ज़्यादा स्टर्न है Yes. तो पापा बच्ची के बारे में थोड़ा अरे ठीक आओ है। वही चीज़ मैं तुझे सॉफ्टली बोलता हूँ. Yes. ये हम दोनों ने अपने अपने अंडरस्टैंडिंग में ये रोल्स डिवीजन किया है. Yes. इसीलिए बच्चे की लाइफ में या बच्चे के लाइफ में दोनों फादर फिगर और मदर फिगर इक्वली इम्पॉर्टेंट है. अब उसे नए और लिबरल नज़रिए से देखना अगर चाहो तो हाँ, देर इज़ नो जेंडर रोल स्पेसिफिक आइडेंटिटीज दैट वी हैव टू कैरी. हाउएवर बोथ आर रिक्वायर्ड. Right. Because if even though a father is nowadays more nurturing, empathetic, somebody in the family has to take care of something which is discipline. Right. Somebody has to take care of something which is more related to building and enhancing self-efficacy. Yes. So the one who does not take care of it, the other takes it over. Yes. अब हुआ क्या है, ये कंफ्यूजन की वजह से किसने किसे टेक ओवर करना है ये डिसाइडेड ही नहीं है. और कब? Yes. मतलब द मोमेंट, सी एवरीबडी नाउअडेज इज ग्रीडी अबाउट दैट अप्रिसिएशन एंड अटेंशन. द मोमेंट अ मदर सेज कि उसे 4 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पापा को इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है कि वो बोल रहा है अरे, क्योंकि गिल्टी तो आज सब लोग हैं, टाइम किसी के पास नहीं, स्ट्रेसफुल सारे लोग हैं और इनसिक्योर हम भी हैं क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ के में ही बड़े हुए हैं. तो हमें लगता है कि शायद मैं सबसे अच्छी माँ या पापा नहीं हूँ, विच वॉज अ बैंग ऑन पॉइंट विच नेहा रेज. तो मुझे लगता है क्या मांग रहा है, 50 रुपए का पेंसिल बॉक्स ही तो मांग रहा है ना. तो पापा को लगता है कि नहीं अब मुझे ये देना है. तो सही क्या है, गलत क्या है, और व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये हमें पता ही नहीं है. तो अप्रिसिएशन के लिए, पॉजिटिव अटेंशन के लिए, मेंटल स्पेस के लिए हम इतने ग्रीडी है, जो वो देने के लिए तैयार है ना, वो रात को मुझे 4 चपटी भी मारे ना तो मुझे ओके है. लेकिन आज वो मुझे अप्रिसिएशन दे रहा है. इंस्टाग्राम पे मैंने अगर प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया तो उसका पहला लाइक आता है. तो ऐसे सारी अटेंशन और अप्रिसिएशन के लिए मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैं ग्रीडी हूँ. हाँ, लेकिन आती है ये चीज़ पेरेंटिंग से उस तरह जैसे मुझे डिस्ट्रेस की तरफ मैं वही वापस चली जाती हूँ. Yes. उसे बोलते हैं डिस्ट्रेस कंपल्शन. तो अगर मेरी मम्मी ने खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करते वक्त अगर एक कॉन्फ्लिक्ट घर में महसूस किया है तो बोलते वक्त तो मैं कहती हूँ कि मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट मेरी लाइफ में नहीं चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली आई एंड अप चूजिंग सिमिलर पीपल एज माई सोलमेट, एज माई वुड बी फैमिली, वेयर आई in a different way, but I experience same compulsion again. Right. Same goes for a boy. Yes. बोलते वक्त तो वो बोलता है मम्मी तू बहुत ऑर्थोडॉक्स है, तू बहुत कॉन्जर्वेटिव है, लेकिन चूज करते वक्त वो ऐसी ही सोलमेट चूज करेगा who will be equally family oriented. Yes. In a different way but family oriented. A boy still today thinks from a perspective that who should be my soulmate, the one who can be a suitable match in my family. Yes. Not Not for me, me. but for my family. Yes. Who will be an excellent mother of my child. So means we should be very conscious when we say that we are liberal. I doubt that. Means we are still in transition is what Yes. I would agree. Yes. And it's okay to accept that we are in transition. Definitely. हाँ, मतलब कह के क्या करना है, अगर we at the end of the day, if you are experiencing so much of incongruence, you are giving that incongruence readily to your next generation. The generation is taking that same incongruence to take it ahead. Yes. So in fact, let's say that we are in the transition and let our children make their own choices. Yes. So if
I see my child's girlfriend coming in my family Yes. who follows, say, a lifestyle of a grunge, where her eyelashes and eyeshadows are here and there everywhere. Her nails are black and who are this big. She only wears clothes which are black. Yes. Or First if she and is coming foremost, from distorted family. distorted family too. I should be very okay Yes. in the first place. Right. Huh? So if I'm able to do that, I have right to say that I am in the transition. If I'm not even able to do that, then I should not even say that I'm in a transition. No, I agree with your point that we are in that phase of transition, which again begs me to ask you this question. This transition itself is conflict driven, right? It's not a very smooth transition. It's a very bumpy transition. It's a very difficult transition for all of us to make. क्योंकि हमको नहीं पता है कि हमको क्या चाहिए. हमको लगता है कि हम लोग को ये चाहिए, बट हमको ये भी चाहिए, फिर हम लोग को ये भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए. और सोशल मीडिया ने ऐसे सबका बाजार बना के रखा है. एवरीथिंग इज एक्सेसिबल एट द फिंगर टिप्स नाउ, राइट? कुछ भी चाहिए ऑर्डर नाउ, अमेजोन पे जाके ऑर्डर नाउ, घर पे आ जाता है सामान. सो वी आर वेरी कंफर्टेबल विद कन्वीनियंस नाउ. We don't want to work for it. We don't have to walk 2 kilometers to get a bag of rice, right? वो effort नहीं है हम लोग को. Effortlessly सारी चीज़ें मिलते जा रही है, which is again creating a problem of abundance, right? Even when we look at dating, the dating phase of our life, with Bumble, with Tinder, and with all of these dating apps, dating has become so easy कि उसमें effort नहीं डालना है, right? आपको दोस्ती नहीं बनानी है, आपको groom नहीं करना है, आपको court नहीं करना है, आपको relationship में invest नहीं करना है. It's become very easy, right? So this transition is definitely very difficult transition. How is it playing out socially? How is it playing out politically? मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अगेन लोडेड सवाल है, बड़ा सवाल है. डेली कॉन्वर्सेशंस पे आते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी RT राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2014 में, या डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट. आई थिंक इन दोनों एक्ट की कॉमन फैमिलीज में इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल सोशल आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट्स बहुत ज़्यादा डिस्कशन इन दो एक्ट्स पे होता है कि क्या ज़रूरत है RT की. 10 लोग कहाँ से आते हैं पता नहीं, बस बच्चे कहाँ से आते हैं, स्लम्स से आते हैं. कॉमन बिलीफ ये है कि उनकी फीस हमारे पॉकेट से जाती है, विच इज़ नॉट ट्रू. लोगों को ये बताया नहीं जाता कि स्टेट से स्कूल्स को उनकी फीस मिलती है. लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स में, स्पेशली अपर कास्ट अपर क्लास पेरेंट्स की ये बिलीफ है, ये मानना है कि हमारे पॉकेट से तो उनकी फीस लेते हैं, तो क्या होगा उस एक्ट से, क्या होगा. और डोमेस्टिक वायलेंस, हमारे तो घर में ऐसी 4 केसेस है, वहाँ पे उस लड़की ने उस लड़के का फ़ायदा उठाया, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट का यूज़ किया, और मेरी ये भी फ्रेंड है, वो उसके ऊपर ये बहुत सारे केसेस है वगैरह वगैरह. पॉलिटिक्स में या किसी भी लॉ या किसी भी बड़े ट्रांजिशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इट विल टेक टाइम. Yes. और आई थिंक वी नीड टू एक्सेप्ट इट इन द फर्स्ट प्लेस. जो भी एक्ट, जो भी ट्रांजिशन, जो भी फ्रिक्शन से उभर के लोग अपनी ज़िंदगी को नई एंगल से देखते हैं, उसके पीछे बहुत सारा इनजस्टिस होता है. उसका बेस इज इनजस्टिस. उस इनजस्टिस से आगे आके हम ये डिसाइड करते हैं कि अभी देयर इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो उससे आपको लीगली ये प्रोटेक्शन मिलेगा. RTE एक्ट है क्योंकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम एजुकेशन में हम ला सके, स्कूल ड्रॉप आउट का रेट कम कर सके. ये स्टेट ने डिसीजन लिया है. क्यों लिया है? टू क्योर सम और दी अदर काइंड ऑफ इनजस्टिस. Absolutely. तो उसका, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि 2014 में RTE आया तो अभी 10 साल हो जाएंगे आगे, अब अगले साल. तो हमें 10 साल में मुझे नहीं लगा कि हम बहुत सारे मैजिकल नंबर्स दिखा पाएंगे, लेकिन शुरुआत तो हुई. Absolutely. एटलीस्ट ये शुरुआत तो कुछ फ्रंट पे हमने की. सो फेमसली ऐसा कहा जाता है कि देयर इज नो लॉ दैट कैन नॉट बी मिसयूज्ड. Yes. कोई भी लॉ लाओ, कितना भी तुम उसमें बहुत सारी ये करो, लेकिन वो मिसयूज होगा ही. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉ की जरूरत नहीं. मैं नहीं ये कहती कि 10 में से 2-4 लड़कियां होगी जो डोमेस्टिक वायलेंस का उपयोग करके पैसे लाटती होगी या पैसे लेती होगी या नाम खराब करने के लिए करनी, लेकिन 8 लड़कियों तो को उस एक्ट का सपोर्ट स्टेट दे सकता है, देना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग, व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ ट्रांजिशन, फर्स्ट वी नीड टू लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी वेरी एम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू. और ये भी डिसाइड करता है कि आप कहाँ पे बैठ के उस सबको देख रहे हो. आई हैव मेनी दलित फ्रेंड्स ऑफ माइन who think that atrocity act is it's a fantastic thing happened for their community. क्योंकि उन्हें पता है कि जब भारत में हर साल 1 लाख रजिस्टर्ड एट्रोसिटीज है, 1 लाख रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड के बारे में हम बोल भी नहीं रहे.
तो अगर आप दलित की एंगल से एट्रोसिटी एक्ट को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जरूरत है। Right. अगर आप एक अपर कास्ट ब्राह्मण जिसने अपनी 40 साल की लाइफ में कभी भी कास्टिज्म एक्सपीरियंस नहीं किया, उसे ये लगता है कि अरे नहीं, ये तो अभी ये सारे एक्ट देके ना हमने इन सब लोगों को बहुत लाड़ प्यार किए इन लोगों के। Right. तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस चेयर पे हो, किस चेयर से आप इन सभी आपके आजू बाजू में जो कुछ पॉलिटिक्स रिलेटेड चल रहा है उसे देख रहे हो। Right. तो अगेन जो हम पहले डिस्कशन की शुरुआत में थे कि फैमिली ये जो सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल यूनिट है जहाँ से हम इन सबको देख सकते हैं, Yes. वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Absolutely. Uh, One interesting question that I have. We discussed कि हम लोग हमारे पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस कैसे रहा। हम लोग ने ये भी बात की कि टीनेज के टाइम में Yes, हम लोग रिबेलियस yes. कैसे बन जाते हैं, हम लोग खुद के डिसीजंस कैसे लेने शुरू कर जाते हैं। एंड नाउ वी आर इन दैट फेज वेयर वी आर चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स, where we are trying to change those gender roles, Yes. where we are trying to make the system more flexible, Yes. and we are trying to accept that change at the same time. We are going through that transition. But when we are becoming parents now, how do we make decisions as parents? Because हम लोग को वो नहीं करना है जो हम लोग के माँ बाप ने किया, हम लोग को हमारा कुछ तो करना है, Yes. because we are those independent kinds now. Yes. We don't want to rely on anybody to make our decisions. तो हम लोग को independently तो decisions लेने हैं. Yes. लेकिन it's a new thing for us also. We have never raised a Yes, child, yes. right? So, but then how are we going to make those decisions? And how are we going to address these current transitions that we are going through? क्योंकि ये सारा फ्लक्स में है, हम लोग को भी कुछ क्लियर आइडिया नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। Yes. तो on what background, on what premise are we going to make our parenting decisions? आई थिंक मैं इसका जवाब बहुत शॉर्ट में दे दूंगी क्योंकि अनुजा इज द राइट पर्सन टू टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड एक पेरेंट की तौर से अगर आप मुझे पूछे तो मुझे लगता है कि पेरेंट के माइंडसेट में जब हम जाते हैं तो हमें ज़्यादा हम्बल होने की ज़रूरत है। हम्बल टूवर्ड्स एवरीथिंग, फ्रॉम देयर क्लोथिंग चॉइसेस टू देयर लाइफ पार्टनर चॉइसेस, Right. और टिल देयर लाइफ पार्टनर चॉइसेस, टिल देयर करियर चॉइसेस। Right. एंड आई थिंक वो जो हम्बलनेस है, वो जो एक्सेप्ट करना है कि आई एम ऑल्सो डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, Right. मेरे हाथ से भी एक दो जगह इधर उधर थोड़ा हो जाएगा, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। और जैसा अनुजा ने कहा कि एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि अगर हमने हमारे बच्चों के पॉलिटिकल सोशल चॉइसेस को ज़्यादा एम्पैथेटिकली देखा तो आई थिंक जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि वो Yes. बहुत स्मूथ हो Right, जाएगी, right. लेकिन आई थिंक दैट विल हेल्प। आई थिंक शी इज द राइट पर्सन टू No, there is one point which is absolutely common when it comes to the social political views. Also, for living a life which is full of well-being, which is empathy. Right. Meaning, if we know that how other person might think differently, be in a different position, so it itself is a very complex kind of a trait to build. And if we are empathetic towards our own children, and if we literally start communicating यस with empathy with them, along with like for other people also, when my child asks me probably कि उनको ऐसे क्यों है, वो ये prefer क्यों करते हैं, talk from the perspective from where they contextually come, Right. how they must be thinking, how they must be feeling, and how we should feel about it, उसके बारे में एटलीस्ट डिस्कशन हो सकता है। Right. उसका ओपिनियन क्या हो उस चीज़ के बारे में, लेट दैट बी हर और हिज कॉल, Right. एंड यू डोंट हैव एनी होल्ड इन दैट। Right. सो फर्स्ट इज दैट एम्पैथी। सेकेंड, आई फील थोड़ा सा ना हमें एनालाइज करना चाहिए एज पेरेंट्स की लाइफ के बारे में, डिसीजंस के बारे में, करियर के बारे में, सोसाइटी के बारे में मेरे बच्चों ने कैसे सोचना चाहिए और उसका ओपिनियन क्या होना चाहिए 10 साल के बाद, Right. 5 साल के बाद, Right. उसके कोई भी कॉन्ग्रुएंस में है क्या मेरा आज का बिहेवियर। Right. ऐसा थोड़ा सा अगर रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस हम खुद करेंगे ना, Right. तो जस्ट बिकॉज मेरे पॉकेट में 10,000 है, मुझे ये अंदर से कंपल्शन नहीं आएगा कि मैं 100 की जगह 1,000 रुपए का पेंसिल बॉक्स खरीद दूं। Right. ये अगर materialistic नहीं एकदम मटेरियलिस्टिक नहीं होगा, ये अगर मैं सोचूं ना तो मैं 10 बार सोचूंगी उस चीज़ के बारे में। Right. तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे इस चीज़ की अभी ज़रूरत है क्या, तुझे इसके बारे में क्या लगता है, तुम्हारे पास अगर ये इरेजर है तो तुम्हारे आजू बाजू के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। यू वोंट बिलीव
children are blessed with empathy. Yes. Exactly. We are the ones who are responsible for deteriorating and killing the empathy Yes. And absolutely. curiosity. and curiosity also. So if they want to create an opinion, it's okay if today they don't have opinion. Right. We will think and we can discuss. This is my opinion, need not be your opinion. Right. We are very responsible in that way to say that इसका opinion ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, मेरा ये है. Right. तुम्हारा कुछ भी हो सकता है. Right. So be okay with that. So I know that we are all human beings and we love closure. Yes. But sometimes we are very, very fast in giving that closure. Yes. Right. It's okay to have things which are grey in shape. It's okay to have things which are incomplete. Right. And we can still feel secure with incomplete things. Yes. Right. So I think if we It's a are long not journey. very fast, Yeah. if we are very empathetic, we are already doing a good job. Right. So if we even continue doing that, I think we will be able to save our next generation Yes. Yes. from all the conflicts that we have faced. Right. Definitely. I just want to add one point here. Just so that the audience also knows that this is not a conversation where we just want to bash our parents. Yeah. Because Absolutely. I am completely coming to this conversation with an understanding. I was born 30 years ago. Yeah. Yes. Right? Yes. 30 years ago, the socio-economic condition of this country was completely different. Yes. We were politically very, very Yes. violent, Yes. economically very weak. There were no jobs. Yes. It was a very difficult Times. condition to live in, right? So, Definitely. of course, that conservation, that conservative mindset and that traditional rigidity in rules, I think was a product of that time. Yes, and that was And- contextually Exactly. So maybe suitable. contextually Yes. what they did was the best to their Yes. capabilities. And I know for a fact that उनके intentions हमेशा सही थे. Yes. Right? With whatever they did, जो भी संस्कार उन्होंने हम लोग को देने की कोशिश करी, whatever reinforcement Yes. tools they used, whatever values they tried to imbibe, their intention was always good, right? So we cannot challenge the intention. Yes. But there's also an acceptance that okay, with changing times, we have to change ourselves. Yes. The way we make our decisions and the way we make all Yes. these parenting decisions Yes. or a decision as an individual, it has to change with time because that's the nature of time. Hmm. So that is just one small Yes. thing that Take I would on like to it, add. Thank you so much. Fascinating Yes, conversation. thank you so Yes, much. thank you Any so last much. points that you would like to add? No. I No? think we have discussed enough about parenting and about Just decision regarding making. bringing a change, Yeah. I would like to add that Sure. when you are listening to this and think about bringing a change, Yes. I would request parents to start with baby steps. Yeah. ये सुन के 15 चेंजेस एक ही दिन में इन्फ्लुएंस मत कीजिए ताकि बच्चे पूरे कंफ्यूज हो जाए. Let's start with small things. Let them become a part of our mental system, physical system. Then let's go to the second change. Yeah. Yes. Perfect. Thank you so Thank much. you so much. Thank Thank you so making much time. for giving us It the was fun opportunity. having this conversation. Yeah. Probably we can do one more once again sometime soon. Sure, Sure. sure, sure. And, thank you so Thank much you once so again. Thank Most you so welcome. much. Yes. Thank you so much. Bye. Hopefully you had fun listening to this conversation. I definitely had a lot of fun having this conversation with Anuja and Neha. बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो हम अलग अलग लेवल्स पे लेते रहते हैं और अलग अलग इन्फ्लुएंसेस हमारे इन डिसीजंस पे आते रहते हैं. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए. और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिसीजन हो जिसको लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो और जिसको लेके आप चाहते हो कि मैं कुछ बात करूँ, किसको लेके आओ, किसी गेस्ट को लेके आओ, तो वो भी ज़रूर बताइए कमेंट में. फॉलो कीजिएगा द सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट को. थैंक यू.